गाइज आज हम एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही रहे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, बिल्कुल एंड तक बिना स्किप करे हमारे साथ देखिए। क्वेश्चन पेपर जो है बिल्कुल इसी तरीके का आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है एरर डिटेक्शन का। क्लियर, आप यहां पर देख सकते हैं फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि आपको एरर फाइंड आउट करना है। डायरेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्शंस आप जरूर रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द टू मैन वर क्वेरलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन, यानी दो पर्सन हैं, दो आदमी हैं, दो मैन है, वो आपस में जो है क्वेरल कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। किस चीज को लेकर? एक ही घड़ी को दोनों अपनी अपनी क्लेम कर रहे हैं। अब यहां पर आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले बात की जा रही है टू मैन, यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? दो आदमी, टू मैन। तो उसके हिसाब से आपकी वर्ब जो है बिल्कुल सही लगी हुई है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब हो गई। क्लियर, कोई एरर नहीं है। ए पार्ट में कोई एरर नहीं। उसके बाद में आपका आता है बी पार्ट में वन अनदर। अब देखिए वन अनदर से रिलेटेड हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर दो पर्सन की बात की जाए तो ईच अदर आता है, और दो पर्सन से ज्यादा की बात की जाए तो क्या आता है? वन अनदर। अब यहां पर बात हो रही है दो आदमियों की, टू मेंस की बात हो रही है। यहां पे दो आदमियों की बात हो रही है, तो यहां पर वन अनदर की जगह क्या आना चाहिए? ईच अदर आना चाहिए। क्लियर, तो यानी कि एरर किस में है? बी पार्ट में आपका एरर है। बी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट हो गया। इसके बाद सेकंड है रोहन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। ठीक है, तो रोहन और मैं जो है काफी अच्छे दोस्त हैं और हम जो है एक दूसरे से मिलते रहते हैं। यहां पर देखिए रोहन एंड आई, तो यहां पर जो आपके दो पर्सन्स हैं, ठीक है, और एक दूसरे से के लिए ईच अदर यूज किया गया है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, सी पार्ट में कोई एरर नहीं। अब देखते हैं ए पार्ट में। ए पार्ट में देखिए रोहन एंड आई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो जो आपके सब्जेक्ट के अंदर दो नाउन हैं या फिर बोलूं मैं प्रोनाउन है, अगर दो पर्सन्स एंड से जुड़ते हैं तो उनके लिए जो आपकी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? तो उसके लिए जो आपकी वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। क्लियर, प्लूरल आएगी तो यहां पर एम की जगह पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर, रोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। क्लियर, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगेन टू रेन हेवीली। अब याद कीजिए यहां पर आ गया हार्डली, तो हार्डली से रिलेटेड आपने क्या रूल पढ़ा है कि हार्डली के साथ में हमेशा जो है वैन का यूज किया जाएगा। ना तो THAN वाला देन आएगा, ना THEN वाला देन आएगा। क्लियर, क्या आएगा? वैन आएगा। तो बी पार्ट में आपने एरर स्पॉट कर दिया, यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हार्डली के साथ में क्या आता है? वैन आता है। यहां पर देन को रिप्लेस कर दीजिए वैन से, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अब देखिए डायरेक्शंस पढ़िए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये जो है फिलर्स हैं, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो देखिए सबसे पहला है द हायर यू क्लाइंब द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रेथ। तो देखिए ये जो आपका सेंटेंस है यहां पर केस बना है डबल कंपेरेटिव का। डबल कंपेरेटिव कैसे? देखिए आपका यहां पर आ गया द। क्लियर, द के बाद कंपेरेटिव डिग्री, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया और फिर आ गया वर्ब। क्लियर, अब इसके बाद दोबारा से द प्लस आ गया आपका कंपेरेटिव डिग्री यानी कि मोर डिफिकल्ट, फिर दोबारा से आ गया सब्जेक्ट इट। तो अब आपकी आनी चाहिए वर्ब। क्लियर, वर्ब आनी चाहिए। अब वर्ब के लिए देखिए कि ये जो आपका सेंटेंस है ये कौन सी टेंस में है। तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं द हायर यू क्लाइंब। तो देखिए यहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर, यहां पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए आपने क्लाइंब लगा दिया। अब यहां पर आपका सब्जेक्ट है इट जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आप क्या ऐड कर देंगे? इसके साथ में आप बिकम्स लगाएंगे। बिकेम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। हैज बिकम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इज बिकमिंग आपका कंटिन्यूअस बनाएगा इसलिए नहीं आएगा। तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिकम्स इसका आंसर। इसके बाद नंबर 5 है नेहा हैज बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग। अब यहां पर आपको जो है ये इनमें से सेलेक्ट करना है। तो एक चीज देखिए, मॉर्निंग क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, और मैंने आपको बताया था मॉर्निंग के साथ में हमेशा क्या लगता है? सिंस का यूज जो है मॉर्निंग के साथ
किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेहा हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखिए, इफ यू हैड डैश यू वुड हैव सर्टेनली गॉट द स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर वर्क हार्ड की बात हो रही है, तो यानी सेंस क्या निकलेगा सेंटेंस का, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती तो तुम्हें जो है स्कॉलरशिप मिल जाती या मिल गई होती। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका ये सेंटेंस है, देखिए ये बेसिकली वर्ब से आया है, वर्ब चैप्टर से, और ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है इफ, उसके बाद में आपका जो सेंटेंस आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। पास्ट परफेक्ट में देन सब्जेक्ट आता है, जैसे यू आया, उसके बाद वुड हैव आता है, और वर्ब की फिर आती है आपकी थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब है तो यहां पर जो है आपको पता चल गया इफ के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो देखिए पास्ट परफेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन वर्कड हार्ड। तो ये क्या आपका जो है पास्ट परफेक्ट नहीं बन जाएगा इसको ऐड करने से। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप ए ऑप्शन का यूज करते हैं तो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूं तो कोई भी यहां पर फिट नहीं बैठेगा, कोई भी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, डायरेक्शंस पढ़िए। वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन, यानी कि आपको क्या करना है, आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मीनिंग जो है वो क्वेश्चंस के सेम हो। तो वर्ड है आपका ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब क्या है, ओपुलेंट का मतलब है प्रचुर, या फिर आप बोलिए एक तरीके से रिच। ठीक है, ओपुलेंट का मतलब क्या है, अमीर, या फिर बोलिए रिच। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ओपुलेंट काफी सिंपल वर्ड है, इसलिए आपको जो यहां पर रिच जो है वो लिखा हुआ मिल गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं फेक का, तो आप जानते हैं फेक का मतलब क्या होगा। ग्लूमी का मतलब क्या है, ग्लूमी का मतलब है उदास, या फिर मैं बोलूं निराशाजनक। सेल्फिश का मतलब आप जानते हैं, मतलबी इंसान जो खुद से मतलब रखता है, खुद के लिए सब कुछ करता है। क्लियर। इसके बाद में आपका वर्ड आता है मोरोस। मोरोस का मतलब क्या है, तो मोरोस का मतलब भी है उदास। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि मोरोस का मतलब उदास है, और यहां पर ग्लूमी का मतलब मैंने उदास बताया। तो यहां पर तो आपको क्लियरली जो है कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, मोरोस का आपको सीधा सीधा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी ग्लूमी। इसके बाद में डायरेक्शंस पढ़िए। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम और फ्रेज। तो यहां पर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए, यानी कि मुहावरे और कहावतों से क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन है टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। अब यहां पर ये एक मुहावरा है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भुखमरी से बचना। ठीक है, अब वॉल्फ का मतलब क्या है, भेड़िए। तो भेड़िए को दरवाजे से रखना, भेड़िया क्या है, सबको खा जाता है। ठीक है, यानी उसको जो है भूख मरी है, भूख के लिए वो मर सकता है। ठीक है, या मार भी सकता है, तो उसको दरवाजे तक रखना, यानी कि भुखमरी से बचना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और भुखमरी के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्टारवेशन। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवॉइड स्टारवेशन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स यानी कि अब देखिए टीथ का मतलब आप जानते हैं दांत। तो यहां पर जो है एक चीज आप याद रखिए कि अगर कोई इडियम है या फ्रेज है तो उसका मतलब कभी भी इडियम से रिलेटेड नहीं होगा। आपको बिल्कुल उसका थोड़ा सा मतलब वर्ड्स जो होंगे, वर्डिंग जो होगी वो इडियम से रिलेटेड नहीं होगी। जैसे कि टीथिंग प्रॉब्लम्स तो ओरल प्रॉब्लम्स, अब ओरल प्रॉब्लम्स आपको दांतों में होती है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। तो ये हो सकता है ऑप्शन, इसको अभी थोड़ा रखिए अपने पास। ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग इन द न्यू प्लेस, यानी कि आप किसी नई जगह पर एडजस्ट कर रहे हैं, वहां पर आपको जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लंबे समय से। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये ईडियम्स की जो वर्डिंग है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रॉब्लम ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट। अब देखिए डेंटिस्ट यानी कि टीथ से रिलेट कर दिया इसने, जो कि बिल्कुल गलत है। तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को कट करते जा रहे हैं, और एंड में जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शंस बचे, बी और सी, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि स्टार्टिंग में आती है, या एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि लंबे समय से आती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट।
टीथिंग प्रॉब्लम, आप एक चीज देखिए, जो आपका बेबी होता है, मतलब छोटा जो बेबी होता है, उसको जब टीथ आते हैं यानी दांत जब निकलते हैं, तो बचपन में उसको सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स वहां पर फेस करनी होती हैं। बाकी और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती जबकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किस में होती हैं? जब उसके टीथ निकलने स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इसको टीथिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी जो बच्चे की जो ग्रोथ है उसके स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसके स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। इसके बाद में डायरेक्शंस पढ़िए। सेलेक्ट द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज, यानी कि आपको एक फ्रेज दिया गया है, तो ये क्या है? बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये सबसे पहला आपका दिया है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कोई ऐसी चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता, सीधा नहीं किया जा सकता। तो आपने जो है अगर वर्ड पावर मेड इजी की हमारी सीरीज करी है, वोकैबुलरी की जो सीरीज है, अगर वो आपने करी है तो आपको वहां से हेल्प मिलेगी। मैंने आपको बताया था, देखिए इसका आंसर क्या होगा? इनकरेजिबल होगा। और वहां पर मैंने आपको बताया था इनकरेजिबल को तोड़ के, इनका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव सेंस देगा। तो यहां पर देखिए कैन नॉट आ गया, नॉट आ गया, नेगेटिव बन गया। करेजिबल का मतलब क्या है? सीधा करना। तो सीधा करने का नेगेटिव, एक ऐसी चीज जिसको सीधा नहीं किया जा सकता या जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगा? इनकरेजिबल कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद में अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, यानी कि एक इंसान जिसको जो है ब्लेम किया जाता है दूसरों के गलतियों पर या फिर दूसरों के द्वारा किए गए गलत काम के लिए। ठीक है, कोई दूसरा गलत काम कर रहा है लेकिन इस बंदे को जो है उसका ब्लेम झेलना पड़ रहा है या इसको जो है ब्लेम किया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपने कोई काम गलत कर दिया और आप उसका जो है एक तरीके से मैं कहूं उसको जो है बोल देते हैं कि ये दूसरे ने किया है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको बलि का बकरा बना रहे हैं। ठीक है, होता है ना ऐसे, काम किसी और ने बिगाड़ा, आपके ऊपर इल्जाम लग गया, तो आप बलि के बकरे बन गए। सेम वही चीज है, बिल्कुल वही यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया गया है। तो बलि के बकरे की इंग्लिश क्या होती है? स्केप गोट। आप गोट से लगा सकते हैं। ठीक है, गोट का मतलब क्या है? बकरा, और स्केप का मतलब क्या है? बलि। तो बलि का बकरा। अगर यहां पर मैं और जो यहां पर वर्ड्स दिए गए हैं उनकी बात करूं तो ये देखिए, सबसे पहला आपका बर्सर। बर्सर का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो कि फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है, मैनेज करता है, स्कूल के, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के। हिंदी में कहूं तो इसको बोलते हैं खजांची। क्लियर? इसके बाद में आपका है कैप्टर। कैप्टर का मतलब क्या है? कैप्टर का मतलब है कैदी बनाने वाला, जो लोगों को पकड़ पकड़ कर कैद में डालता है, कैदी बनाता है। उसके बाद में फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक का मतलब है सुस्त या फिर मैं बोलूं मंद, जो कि बहुत ही सुस्त पर्सन है, बहुत ही जो है आलसी में एक तरीके से कह सकता हूं उसको। इसके बाद में है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है डायरेक्शंस पढ़ने की वो यहां पर है, क्योंकि होता क्या है, जब आपको स्पेलिंग टेस्ट दिया जाता है तो आप सोचते हैं कि यहां पर करेक्ट जो वर्ड लिखा हुआ है उसको फाइंड आउट करना है, बट देखिए यहां पर उल्टा लिखा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि ये जो आपको चार चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है और आपको वो गलत स्पेलिंग वाला जो है फाइंड आउट करना है, चूज करना है। तो ये दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर बताइए। क्लियर? 13 एंड 14 नंबर डालिए और सामने उनके ऑप्शंस लिखकर आंसर बताइए क्या होने वाले हैं। स्पेलिंग टेस्ट है, काफी सिंपल है। इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन बनता है आपका, सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, अब वो एक्टिव में भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है। आपको क्या करना है? उसे ट्रांसफॉर्म करना है, यानी उसकी वॉइस को चेंज करना है, चाहे एक्टिव से पैसिव हो, चाहे पैसिव से एक्टिव हो। यानी जो आपको क्वेश्चन में सेंटेंस दिया जाएगा वो भी आपको ही पहचानना है कि वो एक्टिव का है या पैसिव का। देखिए सेंटेंस क्या है? एन एलिफेंट में बी हेल्प्ड इवन बाय एन आंट। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए बाय आ गया सबसे पहली बात, तो ये पैसिव वॉइस है। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो यहां पर सब्जेक्ट है एलिफेंट, एन एलिफेंट, ये कोई भी काम नहीं कर रहा, यानी कि सेंटेंस पैसिव में है। आपको क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। बहुत ही सिंपल। यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एन आंट कैन इवन हेल्प एन एलिफेंट। तो यहां पर क्या है आपका? देखिए सेंटेंस का मतलब है एक हाथी की मदद एक चींटी तक कर सकती है। ठीक है, इवन एक चींटी भी कर सकती है, ये मतलब निकल रहा है। अगर आप ए ऑप्शन देखें तो इसका मतलब ही अपोजिट कर दिया इन्होंने, इसका मतलब ही चेंज कर दिया। एन आंट कैन इवन हेल्प एन एलिफेंट। तो ये जो है यहाँ पर मीनिंग ही चेंज हो गया, यानी कि एक चींटी जो है वो हाथी की भी मदद कर सकती है। सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन क्या है आपका?
एन आंट मे इवन हेल्प अ एलिफेंट। तो ये भी सेंटेंस जो है आपका जो है बिल्कुल यहां पर मैच नहीं करता आपके सेंटेंस से। इवन एन आंट में हेल्प एन एलिफेंट, यानी कि एक चींटी तक जो है वो हाथी की मदद कर सकती है। तो यही बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। एक हाथी की मदद जो है चींटी तक कर सकती है, इवन एक चींटी कर सकती है। तो वही बात ऑप्शन नंबर सी में बोली गई है कि इवन एक चींटी हाथी की मदद कर सकती है। तो जब आपको मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम मिले, या मैं कहूंगा आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल सेम, या फिर मैं बोलूं उससे बिल्कुल मिलता जुलता, बेस्ट एकदम, तब आप उसको टिक कीजिए। अदरवाइज आप अदर ऑप्शंस को भी चेक जरूर कीजिए, एक ऑप्शन को पढ़कर उसे टिक कभी मत कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। यानी आपको जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया हुआ है कोई से एक में, और उसे ट्रांसफॉर्म कीजिए दूसरे स्पीच में। स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहां पर देखिए आपका है प्लीज डोंट क्राई ही सेड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, और आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच यहां पर बनाना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसा होगा, देखिए प्लीज आपका आ गया। तो प्लीज के लिए एक चीज तो आप याद रखें, कभी भी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो प्लीज का प्लीज नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद में ऑप्शन डी में जो है प्लीज की जगह पर टोल्ड कर दिया, तो ये उस तरीके से गलत हो गया, ठीक है। दो ऑप्शंस गलत बचते हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में प्लीज के लिए बेग्ड भी लगा दिया और दैट भी लगा दिया, तो ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और मैं कह सकता हूं यहां पर शुड भी आ गया। शुड कहां से आ गया भाई, आपके पास डायरेक्ट में शुड था ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका आंसर है, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई।